Good morning. I, Dr. Anupama Labhe, welcome you to our e-learning classes. In today's lecture, I am going to explain wage and salary. क्या होती है वेज एंड सैलरी? जैसे कि हमें पता है जब हम लोग कहीं काम करने के लिए जाते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमें जो पैसे मिलते हैं मॉनेटरी बेनिफिट्स, दैट इज कॉल्ड एज वेज और सैलरी। जैसे वर्कर्स को वेजेस दिए जाते हैं, हम लोग कहते हैं ना वर्कर्स को क्या दिए जाते हैं वेजेस, और एम्प्लॉयज़ यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में है, जनरली वर्कर्स हम लोग देखते हैं फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं उन्हें हम लोग वर्कर्स कहते हैं, और जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं उनको हम लोग कहते हैं एम्प्लॉयज़, बराबर है। लेकिन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ये रिलेशनशिप होगी तो ही हम लोग बोलते हैं वहाँ पे सैलरी मिलती है। और वेजेस का कैसा है, ये डेली भी हो सकती है। देखिए आज आपने कहीं पे तो भी जैसे यहाँ पे रस्से के काम शुरू है, बराबर है, रास्ते का काम शुरू है, डेली इस पे आपको वहाँ पे रखा हुआ है तो यहाँ पे उसे कहा जाता है डेली वेजेस, बराबर। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉई है तो उसे डेली सैलरी नहीं दी जाती है, तो उसे जो सैलरी है वो मंथली दी जाती है। चलो तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि इन्होंने डेफिनेशन में क्या बताया वेज एंड सैलरीज के। Any economic compensation paid by the employer under some contract to his workers for the services rendered by them is known as wages। देखिए यहाँ पे उन्होंने wages के बारे में क्या बताया हुआ है, इकोनॉमिक कंपनसेशन। इकोनॉमिक कंपनसेशन ही होना चाहिए, इकोनॉमिक यानी पैसे में दिया हुआ, कंपनसेशन पेड बाय द एम्प्लॉयर अंडर सम कॉन्ट्रैक्ट, कुछ कॉन्ट्रैक्ट उनमें जो हुआ है उस बेसिस पे जो पेमेंट उसे दिया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आपने इतना काम परफॉर्म किया तो आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, बराबर है। आपने इतने दिन काम किया तो आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, आपने यहाँ से यहाँ तक कि ये काम किया तो आपको इतने पैसे दिए जाएंगे। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पर्सन एंड द एम्प्लॉयर। तो वो जो पर्सन है जिससे उसके लिए जो मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं वर्कर, ठीक है, और उसे दी जाती है वेजेस। इसलिए सम कॉन्ट्रैक्ट टू हिज वर्कर्स फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम इज नोन एज वेजेस। तो पेड बाय द एम्प्लॉयर अंडर सम कॉन्ट्रैक्ट टू द वर्कर्स, इसलिए मैंने कहा वेजेस जो है वो डेली बेसिस पे भी मिल सकती है, समझ लीजिए वीकली बेसिस पे भी मिल सकती है, फोर्टनाइटली भी मिल सकती है या मंथली भी मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट। बट इन नॉर्मल सेंस wages are the process paid for the services of labor in the process of production and includes only the performance wages। लेकिन हम लोग नैरोअर सेंस में कहें, यहाँ पे जो वेजेस का बताया गया हुआ है वो वेजेस में आपके बोनस आता है, इंसेंटिव्स आता है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में फ्रिंज बेनिफिट्स के बारे में देखे थे, तो अलाउंसेस है, परक्यूजिट्स है, वो भी यहाँ पे उन्होंने इंक्लूड किया है। लेकिन नैरोअर सेंस में अगर हम लोग कहने के लिए जाए तो हम लोग यही देखते हैं कि उसने जो परफॉर्म किया हुआ है उसके बदले उसे जो दिया गया हुआ है दैट इज कॉल्ड एज वेजेस। इसलिए प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन बोला हुआ है, मैंने पहले ही कहा कि फैक्ट्री में जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन होती है उसमें जो काम करने वाला है उसे वर्कर कहते हैं और उसे मिलती है वेजेस, ठीक है। एंड इंक्लूड द परफॉर्मेंस वेजेस, यानी उसने जो काम किया है उस बेसिस पे उसे जो मिलती है दैट इज नोन एज वेजेस। तो हमने देखे हुए वेजेस के अलग अलग तरीके, जैसे आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में जब आप बीकॉम कर रहे थे तब भी देखा हुआ है, फीस रेट होता है, टाइम बेसिस पे होता है, ये अलग अलग बेसिस है जिसमें इंसेंटिव बेस्ड वेजेस होती है। तो इस बेसिस पे वेजेस को फॉर्मुलेट किया जाता है या डिसाइड किया जाता है। देखिए अंडर द वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन एक्ट वेजेस फॉर लीव पीरियड, हॉलीडे पे, ओवर टाइम पे, बोनस, अटेंडेंस बोनस एंड गुड कंडक्ट बोनस आर पार्ट ऑफ वेजेस। उन्होंने उसको भी जो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे वेजेस बोनस बताए हुए हैं उसको भी उन्होंने वेजेस में ऐड किया हुआ है। देन अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1948, any award of settlement and production bonus if paid constitutes wages। जैसे कि जो पेमेंट दिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट के सेटलमेंट के लिए या तो एंड प्रोडक्शन बोनस, यानी जैसे मैंने कहा इस रेट से भी
आपका कैलकुलेट किया जाता है। आपने उससे ज़्यादा किए, आपको बोनस दिया जाता है। आपने अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिया तो आपको और बोनस दिया जाता है। तो ये सभी के सभी वेजेस में इंक्लूड होते हैं। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग वेज एंड सैलरी लेवल्स। देखिए, हर एक को एक जैसी ही वेज मिलेगी, एक जैसी सैलरी मिलेगी ऐसा नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स से वो इम्पैक्ट करते हैं कि आपको कितनी वेजेस देनी चाहिए, आपको कितनी सैलरी देनी चाहिए। तो सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई। लो, डिमांड एंड सप्लाई हमने इकोनॉमिक्स में देखा हुआ था। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं इसके कर्व, वहाँ पे सेटलमेंट होती है प्राइस की। वैसे ही वर्कर्स की क्या डिमांड है मार्केट में और उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, यानी उनका सप्लाई क्या है। समझ लीजिए कि डिमांड उनके लिए बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई उस इसमें नहीं है, तो ऑब्वियसली जो वेजेस पे की जाएगी वर्कर्स को वो ज़्यादा होगी। लेकिन एग्जैक्टली उसका उल्टा होगा, वाइस वर्सा होगा, तो वेजेस जो मिलने वाली वो कम होगी। देन कॉस्ट ऑफ लिविंग। देखिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे उसे मिनिमम लिविंग वेजेस मिलने चाहिए। जनरली हम लोग देखते हैं थोड़ा सा हम लोग कंपेयर करते हैं, वर्धा और नागपुर के बारे में करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे कोई काम करने के लिए आता है तो उनको हम लोग जितना पे करते हैं उससे नागपुर में अगर वही काम परफॉर्म करने के लिए कोई आता है तो उसे हम लोग उससे ज़्यादा हमें उसको पे करना ज़रूरी होता है। तो ये जो है पेमेंट हम लोग यहाँ पे नागपुर में ज़्यादा दे रहे हैं और वर्धा में कम दे रहे हैं, वो जस्ट ड्यू टू कॉस्ट ऑफ लिविंग। बराबर है। कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे होती है? जब आपके बेसिक नीड्स है, शेल्टर ले लीजिए। शेल्टर क्या है? रहने के लिए। यहाँ पे जो किराया देना पड़ रहा है वही रूम के लिए, वो नागपुर के कंपैरिजन में कम है। यहाँ पे आपको कुछ भी चीज़ खरीदनी है तो एज कम्पेयर टू नागपुर यहाँ पे आपको जो पैसे देने पड़ रहे हैं वो कम होते हैं। इसीलिए कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंसिडर करते हुए भी वेजेस जो है वो फिक्स किए जाते हैं। देन ट्रेड यूनियंस बार्गेनिंग पावर। बिल्कुल, अगर आपकी ट्रेड यूनियन स्ट्रांग होगी तो बार्गेनिंग पावर उनकी स्ट्रांग होगी, और बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होगी तो वर्कर्स के लिए वो ज़्यादा वेजेस जो है वो फिक्स कर सकेंगे। और वही जहाँ पे ट्रेड यूनियन ही पावरफुल नहीं है वहाँ पे वेजेस जो फिक्स करने वाले हैं वो क्या रहेगी? कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट की जो पावर रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। ठीक है। देन है आपके गवर्नमेंट लेजिस्लेशन। देखिए, गवर्नमेंट को हर एक के सिक्योरिटी के बारे में, हर एक के लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में सोचना होता है। तो मिनिमम वेज कितने वेजेस देनी होगी सो दैट दे कैन लिव, यानी वो अपने आप को सर्वाइव कर सकेंगे, उतनी मिनिमम वेजेस उनको मिलनी ही चाहिए। ये जब गवर्नमेंट इसे देखती है तो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस देती है, ऐसा लेजिस्लेशन पास करती है कि उससे मिनिमम वेजेस कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को नहीं देगा। देन है एबिलिटी टू पे। कई कंपनी है उनकी एबिलिटी टू पे ज़्यादा है, बाकी कंपनी होगी उनकी एबिलिटी टू पे कम होगी। तो ऐसी कंपनी में जिनकी एबिलिटी कम है पेमेंट की, वो अपने वर्कर्स को कम वेजेस फिक्स करेंगे, और जिनकी एबिलिटी ज़्यादा है वो लोग अपने वर्कर्स को ज़्यादा पेमेंट जो है वो फिक्स करेंगे। देन जॉब रिक्वायरमेंट्स। जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? जैसे कि आपको ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होगी, उस कंपैरिजन में वो कम होंगे, या तो जॉब जो एक्सपेक्टेशंस है जॉब की वो ज़्यादा, यानी वो वर्कर्स में उनकी स्किल होनी चाहिए, उनकी एबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, उनका परफॉर्मेंस बेटर होना चाहिए। ऐसे जब जॉब की रिक्वायरमेंट होती है तो जनरली जो वेजेस पे की जाती है वो ज़्यादा होती है। देन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। मैनेजमेंट की क्या स्ट्रेटेजी है वो देखा जाता है। जैसे कि वो चाहते हैं कि स्किलफुल लेबरर से, स्किलफुल वर्कर से वो हमारे यहाँ पे ज़्यादा होने चाहिए, तो हो सकता है वो ज़्यादा वेजेस सो दैट टू अट्रैक्ट मोर कैपेबल वर्कर्स इन देयर कंपनी वो फिक्स करते हैं, ज़्यादा वेज लेवल या सैलरी लेवल को फिक्स करते हैं। देन होता है सेवरल एम्प्लॉय रिलेटेड फैक्टर्स। देखिए, अभी सेवरल एम्प्लॉय रिलेटेड फैक्टर्स यानी दिस आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। इफ ही इज परफॉर्मिंग वेल देन ही विल गेट मोर वेजेस और सैलरी एज कंपेयर टू हिज कोवर्कर्स। बराबर है। परफॉर्मेंस जो अच्छा देगा उसको सैलरी और वेजेस इंक्रीज करके मिलेगी, जिसका परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं होगा उसको वही लेवल पे रहना होगा।
देन सीनियरिटी, कई कंपनियों में ये देखा जाता है जैसे आपकी सीनियरिटी होती है, आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, आपकी वेजेस इंक्रीज होती है, वो हो सकता है ईयरली बेसिस पे भी हो। तो जैसे जैसे आपकी सीनियरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी वेज लेवल है, सैलरी लेवल है, वो बढ़ती जाएगी। देन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस क्या है, वो फील्ड में अगर मोर एक्सपीरियंस पर्सन आपको मिलता है तो ये समझा जाता है कि वो बहुत ही स्किलफुली अपना वर्क जो है वो परफॉर्म करेगा। तो ऐसे इसमें उसका एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है और उसको हाई लेवल वेज रेट या सैलरी रेट जो है वो फिक्स की जाती है। एंड द लास्ट वन इज पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, हो सकता है ही हैज़ नॉट दैट मच एक्सपीरियंस, he is not senior as compared to other workers, even though just because of his potential, यानी उसमें काम करने की जो क्षमता है वो बाकी लोगों से अगर ज़्यादा दिखती है तो भी उसे ज़्यादा सैलरी या ज़्यादा वेज लेवल पे वहाँ पे रखा जाता है। तो ये पूरे के पूरे फैक्टर्स है जो बताते हैं कि आपने वेज या सैलरी लेवल किस तरह से फिक्स करनी है। ठीक है, चलो तो हम लोग आज यहाँ पे अपना जो सिलेबस है वो पूरा कवर कर चुके हैं। आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कभी भी एग्ज़ाम के पहले मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।